हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टीजीटी एसएसटी का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें जो भी हिस्ट्री का पोर्शन है वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो क्लास हो चुकी है ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटिकल साइंस, अनिल सर और दीपा मैम करा चुके हैं आपके, जो 2 पार्ट थे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे हिस्ट्री वाला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का आएगा उसी को हम पढ़ते जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन रहेगा 96 नंबर पर आपका क्वेश्चन आया है, जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि 91 से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 91 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 96 वाला है। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट पेपर स्टार्ट होता है वो 91 से। ये आपका 2021 वाला पेपर है। 91 आपका क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। उसके बाद जब हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आ रहा है वो 96 पे है। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? रूस में जो खूनी रविवार की घटना होती है वो किस वर्ष होती है, आपको टाइमिंग पूछा है। अब ये कौन सा टॉपिक है आपका? रूसी क्रांति का। रूसी क्रांति जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है और वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। कोई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब भी हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ की जो घटनाएं रही हैं मेन मेन, उनको हम जानते हैं। उनका टाइम जो क्या रहेगा उनको भी हमें पढ़ना होता है, और उनका जो नेता रहेगा वो हमें पढ़ना होता है, और एक जो वहां पे शासक रहेगा उस टाइम पे वो भी जानना होता है। तो ये कुछ मेन मेन से मुद्दे होते हैं जिनको हमें जानना होता है, और क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन जाता है। तो रूस की जो खूनी रविवार की घटना होती है वो 1905 में रहेगी। 1905 में इसका टाइमिंग रहता है 9 जनवरी 1905। अगर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को लेके चलेंगे तो ये जो घटना रहेगी 22 जनवरी 1905 को रहेगी। तो वैसे जो इसका टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 9 जनवरी। उसके बाद इस ये घटना थी क्या, किस चीज से जुड़ी हुई है? तो ये मजदूर थे, मजदूर वर्ग जिनके साथ शोषण हो रहा था। अपनी जो मांगे थी, डिमांड थी, उसको लेकर वो आ रहे थे। उन्होंने 2 लाख के आसपास जो है ये मजदूर रहे थे। 2 लाख के आसपास मजदूर थे। और जो उनका नेता था वो था गेपेन, पादरी गेपेन जो उनका था वो नेता रहेगा। और आगे जो है चलते रहेंगे मजदूर वर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग की जो सड़कें हैं उन पर ये जुलूस निकाला गया था। और जो सैनिक अधिकारी थे उनको लग रहा था भाई ये राजमहल पर, या उनका जो राजमहल था उस पर अधिकार करेंगे, या आपके राजा को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या हुआ था कि उनको उनको रोकने की कोशिश की गई, उनको मारा गया। तो काफी सारे मजदूर मारे गए थे, जिसको खूनी रविवार के नाम से जाना गया है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि इनकी कुछ अपनी डिमांड थी, उसी को लेकर ये बेचारे आगे बढ़ रहे थे। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम ना 8 ही घंटे काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि भाई हम ना 8 ही घंटे काम करेंगे। इनकी कुछ मांगे थी कि प्रतिदिन 8 घंटे हम काम करेंगे। ठीक है, एक मिनट। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हमसे ना जो भी हमारी मजदूरी है दिन भर की वो दे दीजिए। प्रतिदिन 8 घंटे इन्होंने कहा कि भाई हम 8 घंटे काम करेंगे, और जो भी हमारी मजदूरी है प्रतिदिन 1 रूबल, 1 रूबल जो है वो हमें दे दिया जाए। रूबल जो है वहां की मुद्रा रही है रूस की, तो 1 रूबल दे दे या दिया जाए। उसके बाद इनकी अगली जो डिमांड थी या अगली मांग थी, इनकी मांगे जो एक रिक्वेस्ट ये कर रहे थे कि भाई हमें क्या करना है कि हमें अपना संविधान चाहिए। हमारे हक के लिए जो भी हमारा शोषण होता है, जो अधिकारी हमें शोषण कर रहे हैं, हमारे कुछ अधिकार हमें चाहिए, उसके लिए संविधान परिषद बनाई जाए जो संविधान तैयार किए। ठीक है, तो वो सारी बातें इन्होंने अपनी मांग में रखी थी, और उसी मांग को लेकर ये सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर आगे जा रहे थे। और वहीं पर क्या किया गया था, इनको रोका गया और उसमें काफी सारे मजदूरों को मार दिया गया। और जो गेपेन था वो नहीं मरा था इस खूनी क्रांति में, उसका बाद में कत्ल कर दिया गया था। तो ये कहानी थी आपकी रूसी क्रांति से रिलेटेड, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रहेगा ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका है, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य क्या है?
3 आपको बातें बताई गई है। इनमें से आपको ये बताना है कि आपको ये बताइए कि सत्य क्या है इसमें। तो सत्य आप देखिए, जब आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट रहेगा खिलजी वंश का। उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन जो खिलजी है उसकी जो बाजार प्रणाली है और सैन्य से रिलेटेड जो भी उसके कार्य है वो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, और उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सैन्य विभाग या सैन्य से रिलेटेड उसने क्या कार्य, सैनिकों से रिलेटेड उसने क्या कार्य करे वो देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी, ये बिल्कुल ठीक है। उसकी अपनी एक स्थायी सेना थी, क्योंकि जो परमानेंट सेना उसने क्यों रखी थी, एक बड़ा सारा उसका विशाल साम्राज्य था और उसके तो सपने एक सिकंदर की तरह बनने के थे, बाकी बाद में उसने रोक ही दिए थे। उसका जो उसकी जो बड़ा सारा साम्राज्य था उसमें उसको क्या चाहिए, एक स्थायी सेना चाहिए, परमानेंट सेना चाहिए, और जो राजा के लिए वफादार हो। अगर सेना आपकी परमानेंट रही होगी, मतलब एक एकता व्यवस्था पर आधारित या सामंतों पर आधारित होगी, तो वो अपने सामंतों के लिए ज्यादा फेथफुल होती है ना, वो अपने सामंतों के लिए ज्यादा ही मतलब एक स्वामी भक्त दिखाती है, राजा के लिए नहीं। उनका मन करेगा तो वो सामंत कहेंगे तो आएगी, नहीं तो नहीं भी आएगी, विद्रोह भी कर देगी। पर जो परमानेंट सेना है उनको अगर कह दिया आना है तो आना ही है, और एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रशासन के लिए स्थायी सेना का होना बहुत जरूरी है, ऐसा इन्होंने माना है। तो ये भी ठीक था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया। सीरी नामक शहर बसाया, ये भी बिल्कुल। पहली बात आपसे पूछा जाए सीरी शहर किसने बसाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके लिए, सैनिकों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया। बिल्कुल, स्थायी सेना और नगद वेतन दोनों ही इन्होंने कार्य किए थे। एकता व्यवस्था जो है वो किसने स्टार्ट की थी, इल्तुतमिश ने। जो सैनिक होते थे उनको जमीन का छोटा टुकड़ा दे दिया जाता था, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, ठीक है। तो ये एकता व्यवस्था इसने खत्म कर दी थी, और परमानेंट सैनिकों को परमानेंट सैलरी ही दी गई। तो तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही है, और आपका जो ऑप्शन जाएगा ए बी सी, मतलब दोनों 1 2 3 तीनों के साथ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 4। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड हुलिया प्रथा भी इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। दाग प्रथा भी इन्होंने शुरू की थी। सैनिकों के लिए जो हुलिया है और दाग प्रथा भी इन्होंने शुरू की थी। तो ये हुलिया वाली कि भी आपका क्या हो गया, आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपका जो आधार कार्ड होता है, ठीक है। हुलिया प्रथा और एक घोड़े को दागने की, घोड़े को दागना, घोड़े को दागना भी इन्होंने ही शुरू किया था। और प्रत्येक जो पैदल सैनिक होता था, पैदल सैनिक के लिए जो सैलरी थी, पैदल सैनिक, ठीक है, उसके लिए थी 78%। अगर एक घोड़ा आप रखोगे, एक पैदल सैनिक और घोड़ा आप रखोगे, तो उसके लिए जो रहेगा वो था 234%। फिर एक घोड़े के बाद आप एक और घोड़ा एक्स्ट्रा रखोगे, 2 घोड़े आप रखोगे, तो फिर उसमें 78 फिर मेंशन कर दिए जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने सैलरी देने का एक प्रोसीजर पूरा तैयार किया था। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं कि परमानेंट सेना, परमानेंट वेतन, हुलिया प्रथा, दाग प्रथा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली सारी ही किसकी थी भाई, अलाउद्दीन खिलजी की प्रणालियां थी। इनको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से बाजार नियंत्रण वाली और सेना से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे। ये जो कृषि व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में स्टार्ट की थी, उनका मेन मोटिव क्या होता था कि कैसे भी व्यवस्थाएं तैयार करें, फायदा किसको मिलना चाहिए, अंग्रेजों को। क्योंकि उनका ये कहना था, सोल्विन की एक स्टेटमेंट भी रही थी कि जो एक स्पंज का कार्य इनकी अर्थव्यवस्था करती थी, स्पंज जो यहाँ से भरा, गंगा नदी से भरा निचोड़ते टॉम्स नदी पर जाकर थी, ठीक है। मतलब यहाँ से जितना भी वो बेनिफिट कर सके उतना उनको मिलना चाहिए, चाहे वो कृषि व्यवस्था हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य हो, हर उसमें उनका अपना एक प्रॉफिट उनको चाहिए था। उसके बाद भू राजस्व की जो महालवाड़ी व्यवस्था है उसके प्रतिपादक कौन थे। तो ये महालवाड़ी किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। महालवाड़ी को कैसे याद करोगे, जैसे मै वाली साउंड से, मैकेंजी, ठीक है। तो मैकेंजी में 2 हो गए, मै वाली साउंड के 2 होते हैं, एक तो मुनरो रहेगा आपका और एक मैकेंजी। ये मुनरो जो है ये रेतवाड़ी से है।
अब यार रेत मतलब रेत होता है, ऐसे याद कर लेना, जो मिट्टी होती है, और मुन्ना जो बच्चे होते हैं वो रेत में खेलते हैं, ऐसा करके आप मिक्स कर लेते हैं उनको, मतलब थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं कि मुनरो रेत वाली व्यवस्था से है। बच्चा कौन? हॉल्ट मैकेंजी। मैकेंजी का जो संबंध रहेगा वो महालवाड़ी व्यवस्था से रहेगा, ठीक है। और क्लब जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड है और लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनका संबंध भी इन्हीं व्यवस्था से रहता। देखो जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये तीन व्यवस्थाएं हैं, एक बार देख लीजिए इनको। तीन व्यवस्था रहेंगी, एक तो आपकी स्थायी रहती है, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, इसको क्या बोलेंगे कि आपकी इस्तमरारी भी इसको बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। और इसमें क्या था, कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था, और इसमें जो तीन व्यक्ति का मतलब मेन रोल रहेगा उस वक्त, सबसे मेन तो हम बताते हैं भी कॉर्नवालिस को। अगर ऑप्शन में कॉर्नवालिस ना हो, या फिर ये भी दे दिया कि किस किस का संबंध स्थायी बंदोबस्त से था, तो पहला आपका जेम्स ग्रांट, जॉन सोर और कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये तीनों व्यक्ति का ही संबंध इससे रहता है, जॉन सोर, जेम्स ग्रांट, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉर्नवालिस। ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र, गाजीपुर, यूपी, इन वाले क्षेत्रों पर स्टार्ट किया था, और टोटल जो है ये 19% एरिया पर शुरू किया था, ठीक है भाई। 19% जो एरिया है यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त लागू होगा। उसके बाद जो आगे रहेगी वो रहेगी रेतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रेतवाड़ी व्यवस्था में कैप्टन रीड और मुनरो दोनों का मेन संबंध है, कैप्टन रीड और मुनरो। तो ये रेतवाड़ी जो व्यवस्था है, रेत मतलब होता है किसान, रेतवाड़ी व्यवस्था का जो संबंध है वो कैप्टन रीड से भी था और मुनरो से भी था। तो दोनों व्यक्ति आ जाए तो आपको दोनों याद रखने हैं, मुनरो तो मेन था ही, कैप्टन रीड भी था। उसके बाद इसके अलावा अगर क्वेश्चन को थोड़ा डीप में पहुंचा दे तो प्रिंगल, विनीगेट, अलेक्जेंडर, उनका संबंध सभी का किससे रहेगा, आपकी रेतवाड़ी व्यवस्था से रहेगा। फिर आते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी में होल्ट मैकेंजी का सबसे मेन संबंध रहता है, होल्ट मैकेंजी का। और ये आपके कौन से एरिया में थी, जैसे राजस्थान का कुछ एरिया है, आगरा का, अवध का, इन वाले इलाकों पर ये व्यवस्था जो है बनाई गई थी। और सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करती थी वो रेतवाड़ी व्यवस्था थी, कितनी, 51% पर थी। तो आपको बस ये याद रखना है, इसमें मेनली हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, एक तो संबंध किसका किससे है, रेतवाड़ी का किससे संबंध है, मुनरो और कैप्टन रीड से है, हॉल्ट मैकेंजी जो है महालवाड़ी से है, और जो अलेक्जेंडर रीड है इसका संबंध भी महालवाड़ी से, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, रेतवाड़ी से है, ठीक है। तो ये सबके अपने अपने संबंध है, अपनी अपनी व्यवस्थाओं से। उसके बाद आगे चलेंगे, कॉर्नवालिस, जॉन सोर, ग्रांट, इनका संबंध किससे है, स्थायी बंदोबस्त से। एक एक व्यक्ति को भी पूछा जा सकता है, और दो तीन मिक्स करके भी ये पूछ लेंगे भाई कौन सा इसका संबंध रेतवाड़ी से नहीं है या किसका इसमें रेतवाड़ी से संबंध है, ओके। उसके बाद आपका जो आंसर जा रहा है वो हॉल्ट मैकेंजी जा रहा है। मेक इन इंडिया हमारा क्वेश्चन नहीं है वैसे, ये आता है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो बहुत ही ना बेसिक से क्वेश्चन है, इतने भी वो नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये है आपका सूफी संत, कौन सा ये चार दिए गए हैं, शाह वली उल्लाह, ख्वाजा बाकी बकी बिल्ला, ख्वाजा मीर मर्द, शेख सरफुद्दीन याहिया। अब इन चारों में से पूछा गया है कौन सा नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़ा है, नहीं वाला ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखना, कौन सा आपका नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़ा हुआ है, सूफी सिलसिले और आपका भक्ति आंदोलन। दोनों टॉपिक ये 12th की एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना, अच्छे से पूरा डिफाइन करके इनको दे रखा, भक्ति वाला भी और सूफी वाला भी। सूफी जो सिलसिले होते थे, मुसलमानों में जो बुराइयां फैली हुई थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चले थे वो सूफी सिलसिले थे, और हिंदुओं में जो बुराइयां फैली थी उनको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उनको बोला गया था भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया भी किसका संबंध नक्शबंदी सिलसिले से नहीं है।
हाँ भी कितने सारे सिलसिले हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें हमने चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सुहारावर्दी, फिरदौसी, ये सारे पढ़े हुए हैं। तो इनमें से जब आप पढ़ोगे ना और उनके नाम आप थोड़ा सा माइंड में रखोगे भी, इसका संबंध नक्शबंदी से है, इसका चिश्ती से है, तो जब क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो तुरंत आपको याद आ जाता है कि भाई जो ये शेख सरहुद्दीन याहिया है ना, इसका जो संबंध है वो नक्शबंदी सिलसिले से नहीं है, इसका जो संबंध है वो फिरदौसी सिलसिले से है। ये जो था ये फिरदौसी सिलसिले से है। एक मिनट। फिरदौसी सिलसिले से किसका संबंध है? शेख सरफुद्दीन याहिया। और शाह वली उल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्ला, इन सब का संबंध किससे है? ये सारे के सारे आपके नक्शबंदी से है। ये जो आपका यहाँ का आपसे पूछे भाई इसका संस्थापक कौन रहेगा नक्शबंदी का, तो भारत में जो नक्शबंदी का संस्थापक था वो ख्वाजा बकी बिल्ला था। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले का जो संबंध है वो एक स्टिकनेस जिसे कहते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा कट्टरवादी थे, नक्शबंदी वाले बहुत ज्यादा कट्टरवादी थे। और जो यहाँ पे इसकी स्थापना होती है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला करता है। वैसे जो इसकी स्थापना होती है वो बाहुद्दीन द्वारा की जाती है, बाहुद्दीन के द्वारा। पर बात आती है सिर्फ भारत की, तो भारत में बकी बिल्ला के द्वारा की जाती है। ठीक है, शाह वली उल्लाह का संबंध भी इसी से होता है और ख्वाजा मीर मर्द का भी। जो शाह वली उल्लाह है ये नक्शबंदी सिलसिले का है और इसका जो जन्म होता है ये औरंगजेब के समय में होगा। इसका जो जन्म होता है वो औरंगजेब के समय में होगा और ये अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखता है कि भारतीय मुसलमानों को मराठों के द्वारा परेशान किया जा रहा है और उनके हेल्प के लिए आपको आना चाहिए। ये जो नक्शबंदी सिलसिले वाले के द्वारा उनको मैसेज पहुंचाया जाता है। संस्थापक ये रहेगा। और ख्वाजा मीर मर्द का भी जो है, मीर दर्द का भी संबंध किससे रहेगा? सूफी सिलसिले नक्शबंदी से। और इसने जो है स्पेशली यहाँ पे रहस्यवादी जो ज्ञान है उसकी खोज की थी ख्वाजा मीर दर्द ने। अब बच्चा आपका यहिया बेचारा, ये फिरदौसी सिलसिले का है अकेला। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, भक्ति से और आपके सूफी से यहाँ से आते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। 1699 में जो है जन्म तो हुआ था इसका 1666 में गुरु गोविंद सिंह का। और जो इसने आगे मतलब स्थापना की है खालसा की वो 1699 में की है। और जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने वो 5 चीजें जो हम पंचकार जिसको बोलते हैं, जैसे केस, कृपाण, कड़ा, कच्छ, वो वाली पांचों की पांचों चीजें की इन्होंने शुरू की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और इनकी एक रचना, फेमस सी रचना है जिसका नाम है जफरनामा। ठीक है, क्या नाम है? जफरनामा। ये पूछी जाती है किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की रचना। इनकी जो रचना है जफरनामा, इसमें क्या किया गया था? इन्होंने जफरनामा में आलोचना की थी। किसकी आलोचना की थी? औरंगजेब की। उसकी एक मतलब स्पेशली उसे पूरा उसका डिफाइन करके बताया हुआ था, भाई इसने जो भी किया वो गलत किया है, जो भी इसके बारे में इसने जितनी भी बुराई करनी थी की थी। ठीक है, एक थी चंडी चरित और एक कृष्ण अवतार। ये तीनों की तीनों पुस्तक जो रही है वे गुरु गोविंद सिंह की है। ये मार्कंडेय पुराण पर आधारित है, चंडी चरित और ये कृष्ण अवतार। ये तीनों जफरनामा, चंडी चरित और कृष्ण अवतार जो ये पुस्तक रहेगी ये है आपके गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। चिनुक हवा इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ये आपके मोस्टली हो चुके हैं कल क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका भाई। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों पर सही कालक्रम, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है ना उनके बारे में आपको बताना है, सही कालक्रम उनका। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके जो अभियान है दक्षिण भी और उत्तर भी, उनको ध्यान से पढ़ना। उत्तर अभियान को अलग से एक बॉक्स बना के, दक्षिण अभियान को अलग से, और उनकी डेट भी साथ में आपको मेंशन करके रखनी है तो जिससे आपको याद हो जाएगा। तो गुजरात सबसे पहला जो इसका अभियान रहेगा
या इसका जो विजय रहेगी वो गुजरात की रहती है। तो सबसे पहले तो आपको माइंड में गुजरात याद रखना है 1299, ठीक है। उसके बाद रहेगी रणथंबोर 1301 में। उसके बाद चित्तौड़गढ़ की रहेगी 1303 में, ठीक है। उसके बाद 1305 में देवगिरी की रहेगी। और अभी आप इनके डेट के हिसाब से ही बता सकते हो कि कौन सा पहले आया था और कौन सा बाद में आया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो भाई पहले आप, अभी हम ऑप्शन में जा रहे हैं, एक मिनट, ये 1306 से 7। सबसे पहले गुजरात, क्योंकि उत्तर वाला था, सबसे पहले रहेगा गुजरात। गुजरात में कौन सा है, सेकंड नंबर पे ऑप्शन जाओगे आप, तो आपको इंस के साथ जाना है, इन दो को आप कट कर दोगे बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जाना है नेक्स्ट थोड़ा सा किसकी तरफ, रणथंबोर की तरफ 1301 में। तो तीसरे वाला ऑप्शन किस में है, तीसरे वाला ऑप्शन यहाँ पे है। और फिर आप जाओगे सीधे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो ये देखिए, आपका सबसे पहले आपको गुजरात याद रखना है, क्वेश्चन में जब भी आए गुजरात सबसे पहला इसका अभियान था, ठीक है। उसके बाद रणथंबोर, और उसके बाद चित्तौड़, और उसके बाद ये दक्षिण का अभियान था देवगिरी। ये आपको याद रखना है। आप पूरा मतलब इनको मिक्सअप करके अच्छे से याद रखो, जिससे क्या हो जाएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना दो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अलाउद्दीन के, तो ऐसा कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ से क्या आएगा, कहीं से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कहीं से कुछ भी आ सकता है, एक टॉपिक से दो क्वेश्चन भी होता है, न जाने पूरा जो आपका पार्ट है उसमें से कुछ भी ना आए। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थल में गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। जो गर्तावास के साक्ष्य हैं पूछे जाए कहाँ पर मिले हैं, तो ये कितनी बार रिपीट हो चुका है ना क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हो चुका है कि गर्तावास के साक्ष्य। पाषाण युग जब हम पढ़ते हैं और तीनों पाषाण काल पढ़ते हैं इसमें, जिसमें 9 पाषाण काल है, उसमें एक साइट है बुर्ज होम, एक है गुफर काल, ठीक है। तो दो साइटें हैं वहां पे, बुर्ज होम और गुफर काल। एक तरह से गर्तावास क्या होता है, मतलब बेसमेंट में जो चीजें होती है ना, गुफर काल। यहाँ दोनों में कहीं भी आ जाए, इनमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते ही मिलते हैं। अब कहाँ पे है आपका, ये कश्मीर में। ये नवपाषाण काल की साइट है बुर्ज होम और गुफर काल, ये कश्मीर में है। और यहाँ से क्या मिले हैं, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा क्या है भाई, ये दमदमा भी एक साइट है, ये मध्य पाषाण की है। ये वाली जो साइट है ये नवपाषाण की है, नवपाषाण, ठीक है। ये वाली जो है ये है नवपाषाण की। और दमदमा जो रही है ये है मध्य पाषाण की साइट। इसमें क्या मिला है, मध्य पाषाण, दमदमा के अंदर ये यूपी में है। और चौपानी मांडो है, ये भी मध्य पाषाण की है, ये भी यूपी में है, ठीक है। यूपी प्रतापगढ़ जिला दमदमा वहां पे मिला है। चौपानी मांडो में क्या मिला, चौपानी मांडो में एक मधुमक्खी के जो छत्ते के टाइप की झोपड़ी मिली है चौपानी मांडो से। और दूसरा है सोर्तगोई, ये सोर्तगोई क्या है, ये हम हड़प्पा की साइट है। हड़प्पा में जब हम पढ़ते हैं ना, हड़प्पा में इसके बारे में कि नहर के साक्ष्य सबसे पहले या कहाँ से एकमात्र नहर के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके सोर्तगोई क्षेत्र में, ठीक है। नहर के साक्ष्य है। अगर पानी की व्यवस्था पूछी जाए ना, अभी पानी की व्यवस्था हड़प्पा में कहाँ मिली है, या पानी का जो जलकुंड कहाँ मिले हैं, तालाब कहाँ मिले, तो आप धोलावीरा के साथ जाओगे। पर नहरों का जब भी नाम आएगा तो नहरों में आप सोर्तगुई के साथ जाओगे। ये अफगानिस्तान में है सोर्तगुई, वहां पे नहर मिली है। यहाँ से चौपानी मांडो ये यूपी में है। यहाँ से जो सबसे एक तो प्राचीन मृद भांड मिले हैं पाषाण काल के, और दूसरा जो है मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ी मिली है। बुर्ज होम और गुफर काल से क्या मिला है, यहाँ से आपको गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। और दमदमा जो है, दमदमा ये मध्य पाषाण यूपी प्रतापगढ़ की साइट है, यहाँ पे सर्वाधिक समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं भाई आपके, पाषाण काल से हड़प्पा से रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बस 1 या 2 क्वेश्चन और आएगा आपका, फिर हम चलते हैं 2022 वाले पेपर पे। 2022 वाले पेपर पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? महादंड नायक, ये मुख्य न्यायाधिकारी होता था, तो ये आपका एंशियंट का जो आपके गुप्त काल और मौर्य काल है वहां के प्रशासन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो नगर श्रेष्ठी है ये एक व्यापारी होता है या मुख्य बैंकर होता है। श्रेष्ठी जो है एक तरह से क्या होता था, व्यापारियों को कहा जाता था, इसके अधिकारी को, मेन अधिकारी को कहा जाता था। उपरिक जो होता था ये मुख्य शिल्पकार नहीं होता था, उपरी एक तरह का कर या एक तरह का टैक्स होता था। और सार्थवा जो था ये व्यापारियों का काफिले का नेता होता था। तो ये वाला आपका प्रशासन से रिलेटेड है। मौर्यों का प्रशासन, गुप्तकाल का प्रशासन वेरी इंपॉर्टेंट, और मौर्यों का ही जो प्रशासन होता है वो ही ऑलमोस्ट गुप्त में कवर हो जाता है। तो मौर्यों का प्रशासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उसको ध्यान से आप पढ़ लेना। वो सारे के सारे जो एक एक वर्ड दिए गए ना अभी डिफाइन करते हैं, कर क्या होते हैं, अध्यक्ष क्या होते हैं। जो अध्यक्ष हैं बहुत सारे हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे मंत्री है, मंत्री परिषद है, 26 अध्यक्ष है, खानों का अध्यक्ष, टैक्स का अध्यक्ष, चुंगी का अध्यक्ष, और क्या बोलते हैं उसको, दुर्ग का अध्यक्ष, वो सारे वहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें संधिधाता हो गए, अकाराध्यक्ष हो गया, बूचड़ खाने का अध्यक्ष हो गया, ये सारे हम मतलब उसमें आप पढ़ लेना, एक नई क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाता है। तो महादंड नायक मुख्य न्यायाधिकारी, नगर श्रेष्ठी व्यापारी, उपरिक जो टैक्स है ये मुख्य शिल्पकार नहीं है, ये टैक्स था। और सार्थवा जो था ये व्यापारियों के काफिलों का नेता। ये दोनों याद रखना, ये व्यापार वर्ग से जुड़े हुए सार्थवा और श्रेष्ठी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आपका रोंग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका गलत जाएगा आंसर। नेक्स्ट आंसर है आपका, अशोक में निम्नलिखित अभिलेखों में से किसका नाम अशोक उल्लेखित है? अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं ना उनमें से किसमें उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया? भाई अशोक का नाम ही पूछ रहे हैं, अशोक कहाँ मिला है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अशोक को अशोक नाम से नहीं जाना जाता था। इसके जितने भी अभिलेख मिले, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, उनमें इसको सिर्फ 4 अभिलेखों में ही अशोक नाम से जाना गया। बाकी किसी भी अभिलेख में अशोक नाम से नहीं जाना गया था। नहीं तो इसको किस किस नाम से, प्रियदर्शी, देवान प्रिय, मगध राज, महाराज, इस तरह के नाम से इसको जाना जा रहा था। तो यहाँ पर 4 ऐसी जगह थी या 4 ऐसे अभिलेख थे जिसमें अशोक को अशोक नाम से जाना गया था। तो वो आप देख लीजिए, एक बार नहीं कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है और बार बार ये आता रहता है, भाई अशोक का नाम बता दो कहाँ कहाँ मिलता है। तो एक तो आपका या तो नेट्टूर लिखा आएगा या नेत्तूर लिखा आएगा, ठीक है, उद्गोलम। और एक आपका रहेगा मास्की, और एक आपका रहेगा गुर्जरा। इन चारों में हमेशा कहीं भी नाम पूछा जाए इन चारों में अशोक नाम मिलता है। तो चारों के अंदर जो अशोक का नाम भाई अशोक ही मिलेगा, बाकी जगह मिलो या ना मिलो। उसके बाद कहीं आपको मिलेगा इसका प्रियदर्शी, कहीं देवान प्रिय, जैसे भाबरू में मगध राज, इस तरह के नाम मिलते हैं। तो चारों को याद, नेट्टूर या नेत्तूर, उद्गोलम, मास्की और गुर्जरा, इन चारों में अशोक नाम मिलता है। उसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन आपका जाएगा वो जाएगा नेत्तूर अभिलेख, ठीक है। नेत्तूर शिलालेख या अभिलेख होता है। एक आपका अहरोरा अभिलेख है, एक आपका भाबरू है, एक आपका रूपनाथ शिलालेख है। भाबरू में भी काफी कुछ जानकारी मिलती है भाबरू अभिलेख के बारे में, ठीक है। अहरारूर जो है मिर्जापुर यूपी में है, और रूपनाथ जो है वो जबलपुर एमपी में है। ये जो रूपनाथ है वो कहाँ पे है? जबलपुर एमपी। पूछा जा सकता है कई बार, भाई ये कहाँ पर है अभिलेख? ये जबलपुर एमपी में है, ये आपका यूपी मिर्जापुर में है। और आपका जो नेतुर अभी पता चला है कि भाई यहाँ पे अशोक का नाम मिलता है। भाबरू जो है ये आपका जयपुर राजस्थान में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो अहरोर जो ये अहरोरा शिलालेख है जो ये, ठीक है, इस शिलालेख में क्या जानकारी मिल रही है? इस शिलालेख में बताया जाता है कि जो अशोक ने अपनी लाइफ की 256 रातें स्तूप के निर्माण करने में और जो है भवन वगैरह या फिर क्या बोलते हैं भ्रमण करने के लिए निकाली है या गुजारी है। तो एक स्टेटमेंट मिलती है
भाई अशोक ने अपनी 256 रातें स्तूप के लिए और भ्रमण के लिए निकाली है, ऐसा कहाँ मिला है? तो मिला है अहरोरा शिलालेख में। दूसरा, अशोक नाम कहाँ मिलता है? नैत्तूर शिलालेख में। अशोक बौद्ध धर्म से संबंध रखता था, इसकी 100% श्योरिटी आपको कैसे है? भाई हमें श्योरिटी इसकी भाब्रू शिलालेख से पता चलती है। जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है कि भाई ये क्या था, ये 100 के 100% किससे था? बौद्ध धर्म से संबंध रखता था, ये भाब्रू शिलालेख में मिलती है। और जो भाब्रू शिलालेख जो है इसमें जयपुर में है ये, और इसमें ये बताया गया कि यहाँ पर बौद्ध धम्म और जो संघ है, ये तीनों शब्द यहाँ पे मिले हैं, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ, इनकी जानकारी कहाँ से मिली है तीनों की? ये भाब्रू शिलालेख से मिली है। ये सबसे लंबा शिलालेख है भाब्रू शिलालेख, ठीक है। इसमें जो है मगध राज अशोक को कहा गया है। उसके बाद रूपनाथ शिलालेख, ये जबलपुर एमपी में है। तो इनके बारे में, सबके बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका है कि नहीं है, ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, शायद इसमें नहीं है। हाँ, ये रहा। चोल काल में वेट्टी क्या था? ठीक है, चोल काल में वेट्टी क्या था? तो ये एक प्रकार का टैक्स था वेट्टी, तो ये एक प्रकार का क्या था? कर रहा था वेट्टी। देखो वेट्टी एक प्रकार का क्या था? टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से कौन सा निशुम्भ सुंदरी देवी का निर्माता है? ये विजयालय चोल है। जब हम चोल शासक को पढ़ते हैं, किसने क्या कार्य किया है, किसने कहाँ राजधानी बनाई, किसने चोलपुरम, किसने और ये क्या बोलते हैं मंदिर बनवाए, तो वो सब हम जब वहां जाते हैं टॉपिक के अंदर और उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, तो सब चीजें जब एग्जाम में बैठोगे याद आ जाएगी। तो निशुम्भ सुंदरी देवी का जो मंदिर है विजयालय चोल के द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट है, ठीक है। तो चोल से आपकी साउथ वाले से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो चोल साम्राज्य है आपका, और जो राजपूत शासक रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजपूत वंश जो रहेंगे, गुज्जर प्रतिहार है, चौहान है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये वाले टॉपिक आपको जरूर देख के जाने हैं, ठीक है। एक, उसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक नेक्स्ट जो हम पेपर कर रहे हैं वो एग्जाम 2022 का करेंगे। और इसमें आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 91 से होते हैं, हम वहीं पे जाएंगे 91, ठीक है। देखो ये ना आपका एसएसटी का पेपर की जो हिस्ट्री है ना, बहुत ही इजी आई हुई है, बहुत मुश्किल नहीं है। हम नहीं कह सकते भाई ये बहुत मुश्किल है, और बहुत ही बेसिक से आई हुई है। अगर आप एक रीड अपना जो सिलेबस आपको मेंशन दिया हुआ है ना, जो भी सिलेबस है, जो भी आपको मैम ने कराया हुआ है, वो आप एक एक बार बस रीड कर जाओ, वहीं से सारा का सारा पेपर आ जाता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बहुत टफ है, इतना ज़्यादा सिलेबस है। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में से आपको एक या दो ही क्वेश्चन मिल रहा है। आपको किसी को इसमें कुछ नहीं पता होता, कई बार वर्ल्ड से कई क्वेश्चन उठा लेंगे। कई बार क्या होता है कि एंशियंट से कई, कोई फिक्स इनका नहीं है कि भाई अब की बार वर्ल्ड से नहीं आएंगे या अब की बार वर्ल्ड से आएंगे, कोई फिक्स नहीं है। पर आपको अगर जो चीज़ लग रही है कि वह तो छेड़ी ही नहीं है और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, वो थोड़ा सा रीड कर लो वहाँ को, बहुत टफ जाने की जरूरत नहीं है। क्रांति पढ़ ली, उनकी डेट पढ़ ली, उनके नेता पढ़ लिए, उनके शासक पढ़ लिए, ठीक है, किस चीज़ पर वो लड़ रहे थे थोड़ा सा वो जान लिया, ये इतना आप पढ़ लो। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट है। ये आपका वैसे तो आप देखें तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, वैसे देखें तो पॉलिटिकल साइंस का भी है ये क्वेश्चन, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 को शायद ये सर ने करा भी दिया हो, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसको देख लीजिए। अंबिका चरण मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो इनका जो आपको कांग्रेस के स्तर होते थे हर साल दिसंबर में, जनवरी में, जब भी इनको टाइम लगता, मेन तो दिसंबर में ही होते थे, तो उन स्तर में किसने कहाँ भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू तो आपको सभी को याद आ जाती है तुरंत से, 1925
1925, सरोजिनी नायडू 1925। और महात्मा गांधी ने सिर्फ बेलगांव में ही कांग्रेस के स्तर में भाग लिया था, और जहां पर ये कांग्रेस लिंग और हमेशा के लिए फिर से अलग हो जाती है। मतलब मुश्किल से तो भाई इनका सुलह कराया था 1916 में, फिर ये 1924 में अलग हो जाती है। तो इसका संबंध जो है 1924 से है। दादा भाई नौरोजी तो 4 स्तर में भाग लिए थे, तो 1906 वाले में भी थे। अंबिका चरण जो है उनका संबंध रहेगा 1916 से। उसके बाद देखिए ये किसके साथ जा रहा है, अंबिका चरण 1916। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड सेकंड, ये दो हैं, ठीक है, सेकंड वाले दो हैं। नहीं तो आप इसके साथ चले जाओगे। इस जो सरोजिनी नायडू की जानकारी सभी को पता है कि 1925 में ही बनी थी महिला। ये 1925 में जो भारत की पहली है 1925 में। तो डी का थर्ड कहाँ है, डी का थर्ड सिर्फ इसमें है। इसके साथ भी आपका क्वेश्चन निकल रहा है पूरा का पूरा, पर फिर भी आपको थोड़ा सा और चेक करना है। तो भाई महात्मा गांधी का 1924 में है, तो महात्मा गांधी का जो रहेगा वो 1924 में। तो इसके साथ आपका पूरा क्वेश्चन जा रहा है। तो आपको अगर एक दो ऑप्शन भी आते हैं तो आप उसके साथ चले जा सकते हो, और नहीं तो आपको याद तो रखना ही है अभी अंबिका चरण जो है 1916 में, सरोजिनी नायडू जो 1925 में, महात्मा गांधी 1924 में, और आपके दादा भाई नौरोजी 1906 में। इन सब ने इन डेट पर इन स्तर में कांग्रेस के स्तर में भाग लिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आंदोलन के नाम बताने हैं और आंदोलन के नेता, मिलान करना आपको, ठीक है। सत्य शोधक आत्म सम्मान आंदोलन, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, पूरा नाम है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, और है नामधारी। सत्यशोधक को कौन नहीं जानता, सत्यशोधक बार बार आ जाता है। किसने की है सत्यशोधक की समाज की स्थापना जो है, ये ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। और गुलामगिरी पत्रिका भी इन्होंने शुरू की थी। दूसरा जो है ऑप्शन आत्म सम्मान आंदोलन, ये जो आंदोलन रहे हैं ये निम्न जातियों के लिए चलाए गए आंदोलन थे, जैसे सत्यशोधक आत्म सम्मान आंदोलन। जरूरी नहीं है कि इनको निम्न जाति के लोग ही चलाएं, नहीं, इनको जो है कोई भी सुधारक चला सकता है। उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनके साथ जो भी बुरा व्यवहार हो रहा है उसको दूर करने के लिए किसी के द्वारा भी आंदोलन चलाए जा सकते थे, ठीक है। तो जैसे आपने देखा है, हमने निम्न आंदोलन जो पढ़ते हैं तो उसमें सिंधे हैं, अंबेडकर है, महात्मा गांधी है, ज्योतिराव फुले है, और उसके बाद ईवी रामास्वामी नायकर है, जस्टिस पार्टी, इन सब का संबंध जो रहता है वो निम्न आंदोलन से रहता है। तो यहाँ पे मिलान करने में जो पूछा है तो आपको याद रखना है सत्यशोधक ज्योतिराव फुले, आत्म सम्मान ईवी रामास्वामी नायकर, और जो राजमुद्री सोशल रिफॉर्म की स्थापना की थी ये वीर सालिंगम पुतुलु ने की थी। उसके बाद नामधारी है जो कूका आंदोलन, राम सिंह, ठीक है। जो कूका आंदोलन हम पढ़ते हैं पंजाब में, नामधारी, उन्हीं का संबंध है राम सिंह, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपका जा रहा है भाई 1 2 3 4 के साथ। सत्यशोधक में ज्योतिराव फुले के बारे में याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, 1872 में तो गुलामगिरी पत्रिका शुरू की थी, और 1873 में जो है इन्होंने क्या किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। 72 में गुलामगिरी पत्रिका, ठीक है। इनके ऊपर जो प्रभाव रहा है मेनली किसका रहा है, शिवाजी का प्रभाव रहा है, ठीक है। एक बुक्स है जो राइट ऑफ मैन, थॉमस पेन की बुक है राइट्स ऑफ मैन, उसका भी इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। बलवंत फड़के का भी इन पर प्रभाव रहा है, और शिवाजी का तो मेनली प्रभाव इन पर था ही। तो ये इन पर पूछ लेते भी किस किस का प्रभाव इन पर था, तो इन सब लोगों का प्रभाव ज्योतिराव पर था, ठीक है। इन्होंने महिलाओं की शिक्षाओं के लिए और स्पेशली निम्न जाति के साथ जो हो रही और ब्राह्मणों के जो पाखंड है उन पर स्पेशल इन्होंने चोट पहुंचाई है कि भाई तुम्हारे जो भी ढोंग है ये सब ढोंगी है, और तुम कुछ भी निम्न लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, उनको दबा रहे हो, ये सब पर इन्होंने कार्य किया था। महात्मा की उपाधि भी इनको मिली हुई है, महात्मा की उपाधि भी इनको लोगों ने दी थी महाराष्ट्र में। तो ये सब किससे रिलेटेड है, ज्योतिराव से रिलेटेड। इनकी जो पुस्तक रही है शिवाजी है, धर्म तृतीय रतन है, सार्वजनिक धर्म रतन है, और सार्वजनिक धर्म है, और उसके बाद गुलामगिरी, ये सारी इनकी जो है रचनाएं रही हैं। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर समुद्री यात्री थे और इधर देश है, भाई कौन से देश का कौन सा यात्री है वो आपको याद रखना है।
तो सीधा सीधा आपको वास्को डिगामा सभी को पता होता है। वास्को डिगामा कहाँ से पुर्तगाल से। और इन्होंने पूरा का पूरा ऐसे को मतलब तैयार कर रखा था अपने आप को कि पूरा भ्रमण करना है, समुद्री यात्राएं खोजनी है। तो वास्को डिगामा का जो संबंध रहेगा वो आपके पुर्तगाल से रहेगा। क्रिस्टो कोलंबस इनका जो संबंध रहता है वो स्पेन से रहता है। इन दोनों के तो शासक भी खुद इंटरेस्टेड थे समुद्री मतलब जो खोजे हुए उनके इंटरेस्टेड, खुद वो कहते थे भी आप जाओ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिसमें स्पेशली जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो स्पेन का था, वहां की इसाबेला वो खुद चाहती थी कि समुद्री मार्गों की खोज हो। ठीक है। उसके बाद जो पुर्तगाल का हेनरिक शासक था जिसको नेविगेटर की भी उपाधि मिली हुई थी या नाविक की जो उसको उपाधि उसने ले रखी थी, वो भी खुद चाहता था कि खोज हो। कैप्टन कुक का जो संबंध है वो ग्रेट ब्रिटेन से है और तस्मान का संबंध जो है हॉलैंड से है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल है, तो एक के साथ अब दो के साथ जाओगे तो आपको पहले ही ऑप्शन मिल जा रहा है बिल्कुल इजी वाला। क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ जाओगे तो स्पेन है। ठीक है। कौन है भाई क्रिस्टोफर कोलंबस? जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। अमेरिका की खोज जो की है 1492 में कोलंबस ने की है। और वास्को डिगामा जो भारत पहुंचा था, वास्को डिगामा किस मार्ग से भारत पहुंचा था? अंतरिक्ष जो मार्ग होता है आशा अंतरिक्ष मार्ग। ठीक है। जिसको कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से जाना जाता है। और इसकी जो खोज किसने की थी? बार्थोलोमेव डियाज ने। ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो आशा अंतरिक्ष की खोज है वो वास्को डिगामा ने नहीं की थी, ये तो सिर्फ उस मार्ग से भारत आया था। खोज तो उससे पहले बार्थोलोमेव डियाज, ये भी एक पुर्तगाली यात्री ही था, इसने 1486 में कर दी थी। तो आपका राइट आंसर जा रहा है ए का आपका 2, और ए का 2 सिर्फ इसमें है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ आप चले जाओ। ठीक है। आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, वैसे ये जो क्वेश्चन है आपके क्या बोलते हैं उससे भी जाते हैं, पॉलिटिकल के भी और हिस्ट्री के भी। हिस्ट्री में भी क्योंकि संविधान सभा वाला लास्ट टॉपिक है, उससे भी पढ़ सकते हैं आप। संविधान सभा की राज्य समिति के जो अध्यक्ष कौन रहे थे, ठीक है, उसके साथ जा सकते हो। उसके बाद अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की थी? जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 1932 में की थी, वो किसने की थी? वो आपके भाई महात्मा गांधी ने की थी। अगर इसमें भी ना दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो अंबेडकर ने की थी 1920 में, अगर लास्ट में फेडरेशन वर्ड आए तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया, जो फेडरेशन वर्ड आता है तो उसकी स्थापना जो करते हैं वो अंबेडकर करते हैं। अगर एसोसिएशन शब्द आता है तो उसकी जो स्थापना होती है वो कौन करते हैं? वो महात्मा गांधी करते हैं। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि बहिष्कृत सभा और डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, इनकी ना कई सभा हुई थी, तो कई स्थापना हुई थी, तो इनमें ना थोड़ा वो कंफ्यूज करते हैं। तो आपको थोड़ा याद रखना है इनके बारे में कि कहीं भी ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना। एक मिनट। एक महात्मा गांधी है और एक आपके अंबेडकर है। इन्होंने दोनों ने सेम स्थापना की है, सेम एसोसिएशन या फेडरेशन की स्थापना की है। स्टार्टिंग से नाम सेम ही स्टार्ट होता है, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। अगर ये फेडरेशन वर्ड आ जाए तो आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे अंबेडकर आएगा। ठीक है। 1920 में। बात 1932 की आती है, द ऑल इंडिया क्लास डिस्प्रेसर, और ये क्या था? एसोसिएशन। ये एसोसिएशन वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी को। तो क्या आएगा आपका मेन जो आपको जानना है उसमें यही आपको याद रखना, फेडरेशन एसोसिएशन जो शब्द है, इन्हीं को दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन मतलब क्रिएट हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं। द द ऑल इंडिया, इसको
डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, एसोसिएशन। तो ये जो रहेगा, इसका जो टाइमिंग रहेगा 1920। किसने? अंबेडकर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन। सॉरी, फेडरेशन वाला जो है वो अंबेडकर का रहेगा। यही कंफ्यूजन है और मैं खुद ही, एक मिनट एक मिनट। जो फेडरेशन है, ये आपका अंबेडकर का रहेगा, और जो आपका एसोसिएशन है ये आपका महात्मा गांधी का रहेगा। ठीक है, बस इतना ही फर्क है इसमें। ये महात्मा गांधी, और इनका जो टाइम है वो रहेगा 1932। तो द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन जो है वो अंबेडकर से रहेगा। दो ऑल इंडिया आपका डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो रहेगा वो आपका महात्मा गांधी का रहेगा। ठीक है, तो बस इतना इसमें याद रखना, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है इसके अंदर। ये आपका पॉलिटिकल में भी चला जाता है और आपका हिस्ट्री में भी रहता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट जो रहेगा, संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे, ये जुलाई 1946 में है। दोनों में ही क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री में भी और आपके पॉलिटिकल में भी, जुलाई 1946। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? भाई यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अभी जैसे हमने पढ़ा कृषि व्यवस्थाएं, उन्होंने इस तरीके से तैयार की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स अंग्रेजों के पास जाए। ठीक है, वो जिस नीतियों को तैयार करते थे उसमें क्या होता था, या तो उस चीज को बिचौलिया खा लेते थे, या फिर वो जो है अंग्रेजों के पास टैक्स जाता था। किसान है, मजदूर वर्ग है, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। उनको ना के बराबर एक भरपूर जो खाना होता था ना, वो भी उनको कंप्लीटली नहीं मिलता था। ठीक है, तो उनके लिए तो ये हर दौर में मुश्किलें थी, चाहे वो कोई भी नीतियां आए, कोई भी सिचुएशन हो, उनके लिए तो परिस्थितियां पहले ही ऐसी बना दी जाती थी, भाई उनको तो उनकी तरफ कोई देखा ही नहीं जाता था। तो ये जो धन निष्कासन सिद्धांत है ये हर तरीके से था, चाहे आपका कृषि से रिलेटेड है, चाहे आपके जो कुटीर उद्योग है उनसे रिलेटेड है, चाहे आपके उद्योग है, चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे आपकी नौकरियां हैं, सैनिक कार्य हैं, कुछ भी है, धन का निष्कासन भारत से जाना ही था। ठीक है, और इसकी जो सबसे पहले बातचीत की है, इसके बारे में बताया है, वो दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ठीक है, जो धन निष्कासन का सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी जो दी है वो दादा भाई नौरोजी ने दी है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि उनकी स्पेशल अपनी बुक रही है। ठीक है, और जो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो पुस्तक है इनकी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इनकी बुक का नाम है। इस बुक में इन्होंने स्पेशली एक शीर्षक है डेब्ट टू इंडिया शीर्षक डाल के फिर आगे इन्होंने धन के निष्कासन के बारे में बताया है। डेब्ट टू इंडिया तो शीर्षक रहेगा, और जो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इनकी बुक रहेगी, उसमें इन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि भाई जो भारत से ना बहुत ज्यादा धन जा रहा है, किसी ना किसी व्यवस्था, कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है जो भारत से धन जा रहा है। इस नीति को इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा कि एक बुराई है। ठीक है, और इस पे फिर आगे जो है गोविंद रानाडे ने भी इस पर बात की 1872 में कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है। इसने अपने व्यापारी वर्ग में इस बारे में बातचीत की है कि भाई हाँ भारत का 1/3 जो हिस्सा है वो भारत से जा रहा है, धन का जा रहा है। आगे फिर इसके बारे में 1881 में जो पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका और मराठा पत्रिका है, उनमें भी इस पर बात की गई है धन निष्कासन से रिलेटेड। जो पत्रिका पूछी जाए तो आपको अमृत बाजार पत्रिका और मराठा पत्रिका पर ध्यान देना है कि भाई इन पत्रिकाओं में भी बात कही गई है।
क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सिद्धांत की बात की गई है। तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे भाई गोविंद रानाडे भी इस पर बात कर रहे हैं। आगे इस पे पत्रिकाओं में भी बात हो रही है, और पत्रिका में तो ये कहा गया है कि भारत को एक शल्य चिकित्सा की स्थिति में पहुंचा दिया है। शल्य चिकित्सा मतलब उनको कोमा में पहुंचा दिया भारतीयों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट जो उसके बारे में जो जानकारी है वो क्या है, वो ये है कि भाई जो आपका क्या बोलते हैं, हाँ आगे जो है इसके बारे में किस बुक में कहा गया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो R C दत्त, रजनी पाम दत्त जो है हाँ रजनी पाम जो दत्त रहेंगे, R C दत्त जो रहेंगे, उनके बारे में क्या कहा गया है कि इन्होंने जो बुक्स है, सबसे पहले यही बुक लिखी गई है आर्थिक पर, हिस्ट्री हिस्ट्री की जो बुक लिखी है, आर्थिक पर जो बुक लिखी गई है यही है रजनी पाम दत्त की, R C दत्त की। इन्होंने इसके बारे में बताया है कि भाई भारत का बहुत ज्यादा धन है, भारत से बाहर जा रहा है। और इन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो नादिर शाह से भी बुरा हाल है, जैसे नादिर शाह ने भारत को आक्रमण किया था, लूटा था, उससे भी बुरी स्थिति है, क्योंकि वो तो एक बार लूट के चला गया था। उसने इस स्थिति को क्या बताया, बहता हुआ घाव बताया, ठीक है। स्थिति को क्या बताया कि बहता हुआ घाव है, और बहता हुआ घाव का मतलब होता है जो कभी ठीक ही नहीं होता और दर्द देता ही रहता है। तो वो इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया। तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, ठीक है। आर्थिक इतिहास की पुस्तक जो सबसे पहले किसने लिखी थी, आर्थिक इतिहास की, R C दत्त। आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक 1901 में, ठीक है। ये किसने लिखी है, R C दत्त ने लिखी है। और इन्होंने बताया है कि आ, जो भारत का धन है वो बहुत ही ज्यादा भारत से बाहर जा रहा है, और इसको इसने कहा क्या, बहता हुआ घाव इसके बारे में कहा है। या फिर इसके बारे में कि नादिर शाह से भी बुरा हाल इन्होंने कर रखा है। नादिर शाह तो एक बार लूट के ले गए थे, ये बार बार लूट रहे हैं। और इस बुक का जो नाम है, बुक का नाम रहेगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसके बारे में जानकारी है। तो ये आपका आंसर जाता है दादा भाई नौरोजी, कुछ ज्यादा ही बता दिया भाई। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ रहा है क्वेश्चनों को आपके। ये भी पूछा जा सकता है, आपका हिस्ट्री में भी है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ये क्वेश्चन आपको कराए गए हैं कि नहीं, कि मैंने पेपर नहीं देखे सर ने क्या कराया, मैम ने। पूर्व का बोस्टन है, सूती वस्त्रों का राजधानी। कुछ क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे होते हैं कि मैच करते रहते हैं एक दूसरे क्वेश्चन से भी। ये पॉलिटिकल का भी हो सकता है, ये ज्योग्राफी का भी हो सकता है, ये हिस्ट्री का भी हो सकता है, ठीक है। सूती, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है दो, ये आपको याद रहते हैं। एक तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, किसको कहा गया है, कोयम्बूर को। उसके बाद एक है आपका सूती वस्त्र की जो राजधानी है वो किसको कहा गया, सूती वस्त्र की जो राजधानी है वो बंबई को कहा गया है, बंबई को, मुंबई को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्व का जो बोस्टन है वो किसको कहा गया है, अहमदाबाद को कहा गया है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो किसको कहा गया है, बेंगलोर को कहा गया है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं पूर्व का बोस्टन, 2 ऑप्शन, तो भाई एक ही में है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपका एक ही में है। फिर आगे चलेंगे, आप सूती वस्त्रों की राजधानी, ऑप्शन नंबर ये रहेगा। उसके बाद दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बूर रहेगा, और इलेक्ट्रिक सिटी जो आपकी बेंगलोर रहेगी। तो ये आपका राइट आंसर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, दूसरी बौद्ध परिषद संगीति कहाँ और कब आयोजित की गई थी। 4 बौद्ध संगीति है, जो फेमस आपकी 4 बौद्ध संगीति है, उसमें से आपसे ये पूछा गया है कि जो दूसरे वाली है वो संगीति कहाँ और कब की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी, तो ये पाटलिपुत्र वाली तो भाई तीसरी बौद्ध संगति थी, ठीक है। श्रीलंका में पहली बौद्ध संगति कोई हुई ही नहीं थी, भारत की क्यों जाएगी वहां पे। वैशाली में होने वाली जो बौद्ध संगति थी, जो वैशाली में काला शोक के टाइम में हुई थी, ये दूसरी वाली बौद्ध संगति थी। और मांडले में कोई बौद्ध संगति हुई ही नहीं थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जा रहा है दूसरी बौद्ध संगति परिषद, वो किसके साथ, आपके 383 ईस्वी वैशाली, ठीक है। 383 ईस्वी वैशाली
टाइमिंग जो क्या था यहाँ पे 383 था। पहली वाली जो बोध संगति है वो अजात शत्रु के काल में हुई थी, वो थी 483। ये 3 है जैसे, वहां पे 483 थी, अजात शत्रु के काल में हुई थी। अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चलते हैं पाटलिपुत्र के साथ, तो ये आपकी रहेगी तीसरी बोध संगति। ये इसमें जो रहेंगे अशोक, और जो शासक जो अध्यक्ष रहेगा वो मोगलीपुत्र तिश रहेगा। उसके बाद हम दो हो गई, लास्ट वाली चलती है वो कनिष्क के काल में थी, और कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में होती है, जिसमें अश्वघोष और जो वसुमित्र रहते हैं। ठीक है, तो ये बोध संगति है चारों। आपको कहीं ना कहीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिख ही जाता है, या तो आपसे पूछ लेंगे उनके अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन था, दूसरा अध्यक्ष कौन था, तीसरी का अध्यक्ष कौन था, चौथी का अध्यक्ष कौन था। तो पहले में जो है वो रहेगा महाकश्यप, दूसरे में जो रहेगा वो रहेगा सारुकामी, तीसरी में जो रहेगा वो रहेगा मोगलीपुत्र तीस, और जो चौथी में रहेगा उसमें अश्वघोष और वसुमित्र दोनों रहते हैं। ठीक है, अगर शासक पूछा जाए, पहला अजात शत्रु है, दूसरा जो रहेगा आपका कालाशोक है, कालाशोक, तीसरा जो रहेगा आपका अशोक है, और चौथा आपका कनिष्क है। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। कुछ भी पूछा जाए बोध संगति से, किसी भी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुप्त काल का शासक जो निपुण वीणा वादक था, निपुण, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, जाएगा किसके साथ, समुद्रगुप्त के साथ। समुद्रगुप्त को वीणा वादक, क्योंकि इसके सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इसको सिक्कों पर स्पेशली इस चीज की जानकारी मिलती है। कविराज की उपाधि ही इसको मिली है, क्या मिली है, कविराज। उसके बाद भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा है, किसने कहा है, विंसेंट स्मिथ ने जो है भारत का नेपोलियन, ये भी पूछा जाता है भी किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। विष्णुगुप्त जो है ये अंतिम शासक था गुप्त काल का। और उसके बाद है ये आपका स्कंदगुप्त है, जिनकी जो उपाधि रही है वो कर्मादित्य की उपाधि रही है। ठीक है, ये भी पूछी जाए तो भाई किसकी क्या थी, कर्मादित्य जो उपाधि रही है वो किसकी थी, कर्मादित्य। ये उपाधि इसकी रही आपके स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त आपको पता है चंद्रगुप्त प्रथम है, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इसने 319-20 में क्या चलाया था, गुप्त संवत स्टार्ट किया था। तो गुप्त संवत किसने शुरू किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और इससे पहले भी शासक थे जैसे, तो वास्तविक संस्थापक जो है किसको माना गया है, वो चंद्रगुप्त को ही माना गया है। ओके, आगे चलते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर्यक वंश का पूछा गया। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक, तो अगर प्रथम पूछा जाए तो, या वास्तविक पूछा जाए तो वो बिंबिसार होगा हर्यक वंश का। ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश है, पर आपसे सिर्फ और हर्यक वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम जो था वो कौन था, नागदशक था। पहले बिंबिसार आएगा, बिंबिसार के बाद आपका अजात शत्रु आएगा, अजात के बाद आपका उदयन आएगा, और उदयन के फिर ये 3 पुत्र रहते हैं भाई, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, और नागदशक जो रहेगा वो अंतिम रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं संसद के, संसद हम नहीं पढ़ते। अगला क्वेश्चन है आपका, बस 1 या 2 क्वेश्चन और मिलेंगे अभी आपके, मुझे नहीं लगता अभी शायद उसका तो नहीं आया, कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें नहीं आया अभी तक। तालिकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य एवं किसके मध्य हुआ था, तालिकोटा का युद्ध, तालिकोट का युद्ध, जिसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसको बोला गया है, जो कब होता है 1565 में। किस किस के बीच होता है, एक तरफ तो थे भाई विजयनगर वाले, दूसरी तरफ एक पूरा ग्रुप बना हुआ था। ये जो विजयनगर को हम पढ़ते हैं वहां अच्छे से पढ़ा जाता है, जब लास्ट में इसका एंड करते हैं भाई, जब ये समाप्त होता है तो इस युद्ध से ही होता है विजयनगर का जो मेन अंत होता है। तो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर तीनों थे उनके साथ, और कौन था, बीदर भी था इनके साथ, बीदर भी था। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, ये बीदर भी इनके साथ ही था, पर कौन नहीं था इनके साथ, बरार नहीं था। तो ये चीज आप हमेशा याद रखने, बरार नहीं था, ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, कौन नहीं था, बरार नहीं था। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और आपका
बीदर, इनका कुछ ना कुछ अपना एक पर्सनल इशू थे, इन्होंने एक पूरा गुट बनाया और इसके खिलाफ युद्ध किया, ठीक है। और जो बरार है वो शामिल नहीं था, बरार आप याद करना, बरार फरार हो गया था, बरार नहीं था। तो इनका जो राइट आंसर जाएगा आपका उपरोक्त सभी जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं तो इनमें जब राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी तो उसमें तामलुक, सतारा और बलिया को पढ़ते हैं, फैजपुर को नहीं पढ़ते। तो 1 2 किसके साथ जा रहे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हाँ, दक्षिण भारत में, ये 12th के एनसीईआरटी में दिया गया है भाई, इसके बारे में, महिला संत कारिकाल अम्मई किसकी भगत थी, ठीक है। अगर बात आती है अंडाल की तो वो है अलवार की थी, ठीक है। बात आती है महिला अंडाल की तो वो थी अलवार संत, और अलवार किसके थे, वैष्णव भक्त, ठीक है। विष्णु अलवार थे। और ये जो कारिकाल थी ये क्या थी, ये शैव भक्त थी, ठीक है। नयनार शैव नयनार, या तो नयनार लिखा आएगा या आपका शैव लिखा आएगा। अंडाल में या तो आपका अलवार लिखा आएगा या फिर विष्णु लिखा आएगा। तो ये महिलाएं थी, इनका मेन योगदान रहा था इसमें। और इनका स्पेशली ना एनसीईआरटी में फोटो भी बना रखा है, बिल्कुल तपस्या करके इन्होंने एकदम से झाड़ जैसी हो रखी है, बिल्कुल पतली सी इनकी बॉडी की हड्डी हड्डी दिख रही है, इन्होंने इतनी ज्यादा गहन तपस्या की थी। तो ये है कारिकाल। नेक्स्ट है, हम्म अभी क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 146, यहाँ पे अब नहीं है शायद कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। भाई आपके 2 जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा जो थर्ड पेपर रहेगा वो रहेगा 2023 वाला। तो 2023 के पेपर को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस शायद वर्ल्ड के इसमें है एक दो, 2022 वाले में नहीं मिले, 2021 वाले में एक या दो क्वेश्चन मिला है, इसमें नहीं है, ठीक है। एक ही मिला है, शायद रूसी खूनी क्रांति ही मिला था, और तो मुझे नहीं लग रहा उसमें, मुझे ध्यान नहीं है और कोई आया है तो अभी के पेपर में शायद वर्ल्ड हिस्ट्री कम आ रही है। तो अभी चलते हैं 91 क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट होता है। इसमें तो भाई आपका पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा आता है और उसको उसी के क्वेश्चन मिलते हैं तो लगता है भाई हाँ पेपर इजी है ना। अगर आपको लगता है कि भाई मुश्किल है और पहले वो सब्जेक्ट आ जाए तो पेपर मुश्किल लगने लग जाता है। दीवाने अर्ज इल्तुतमिश, ये क्या करना है इनका, इनमें हमें ये बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है आपसे, और नहीं वाले चीजों को ना आप स्पेशल ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो जब क्वेश्चन को स्टार्ट करो ना। तो भाई नहीं पूछा है, नहीं, तो नहीं बताना हमें। तो नहीं में क्या है, एक तो आपको दीवाने अर्ज बताना है। भाई दीवाने अर्ज जिस किसी ने भी पढ़ा है तुरंत से याद आता है। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, बिल्कुल है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, बिल्कुल सही है। दीवाने खैरात फिरोजा तुगलक ने किया था, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। तो दीवाने अर्ज की जो स्थापना है वो किसने की थी, वो बलबन ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये, बलबन ने की थी। और ये एक सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज। तो कहीं भी दीवाने अर्ज लिखा जाए, सामने मिलान करने में पूछा जाए तो आप सैन्य विभाग के साथ ही जाओगे। तो यहाँ सीधा आपका गलत जा रहा है। फिर भी हम आगे पढ़ते हैं इसको। दीवाने मुस्तखराज, ये आपका राजस्व, या तो बकाया राजस्व लिखा आएगा या बिल्कुल खाली राजस्व भी लिखा सकता है। तो राजस्व का जो एक डिपार्टमेंट था वो था दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद दीवाने कोही, कोही मतलब कृषि विभाग, ठीक है, कृषि विभाग था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। इसने तकावी और सोनदार ऋण भी दिए थे। तो ये पूछा जाता है कि सोनदार या तकावी ऋणों को किसने शुरू किया था, तो इसी ने ही शुरू किया था, ठीक है। और ये आपका अनाथ और विधवाओं की देखभाल वाला विभाग है दीवाने खैरात। अनाथ और जो विधवा है उनकी देखभाल के लिए जो डिपार्टमेंट था वो था दीवाने खैरात।
तो कुछ भी लिखा है आपको यहाँ पे, मुस्तखराज राजस्व विभाग, ठीक है। दीवाने कोही कृषि विभाग। कोही में आपको ऋण पूछा जाए, ऋण किसने शुरू किया था? तकावी व सौंदार ऋण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये ऋण किसको दिया जाता? किसानों को दिया जाता, पहले ही दे दिया जाता, भाई आपके पास बीज नहीं सॉरी, आपके पास बीज नहीं है, पानी नहीं, पानी की सुविधाएं नहीं है, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे आप खेती कर सको, तो आपको पहले ही ऋण दे दिया जाएगा। इसको तकाविया सौंधार ऋण कहा जाता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और जो दीवाने जो खैरात है वो फिरोजा तुगलक ने किया था, जिसमें अनाथ और विधवाओं के लिए उनकी हेल्प, कुछ भी उनको जरूरत है उसके लिए शुरू किया था। दीवाने इस्तिहाक भी जो है इसी ने शुरू किया था, आपका क्या बोलते हैं, फिरोज तुगलक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस्तिहाक क्या था? वृद्धावस्था पेंशन। एक बार पूछ, अभी एग्जाम में कुछ दिन पहले ही आया हुआ था, कुछ दिन पहले ही एग्जाम में आया हुआ था, दीवाने इस्तिहाक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं। निम्न में से किस शासक को पुराणों में सर्वगतांत्रिक कहा गया है? पुराणों में सर्वगतांत्रिक कहा गया है। एक मिनट, किसको कहा गया है? एक मिनट एक मिनट, लाइट चली गई क्या? फटाफट करते हैं, लाइट चलेगी। निम्न में से किस शासक को पुराणों में सर्वगतांत्रिक कहा गया था? देखो, ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया। महापद्मानंद को, ठीक है, क्षत्रियों का नाश करने वाला महापद्मानंद था, जो नंद वंश का शासक था। उसको बहुत सारी उपाधियां उसने ले रखी थी, और इसमें स्पेशली क्या था? सर्वत्रांतक। ये क्या था? क्षत्रियों का नाश करने वाला, का नाश करने वाला। और पुराणों में इसको एक और उपाधि मिली थी, भार्गव। भार्गव मतलब परशुराम का अवतार, परशुराम का अवतार, ये वाली उपाधि भी इसको मिली हुई थी। तो मिली हुई थी मतलब ली हुई थी इसने। तो ये सारी उपाधियां किसकी हैं भाई? एक राट है, एक कली का अंश है, ये सब उपाधियां इसी की है। एक राट, कली का अंश, ये सारी उपाधि किसकी है? महापद्मानंद की रहेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। और जो उग्रसेन उपाधि भी है वो भी इसी की है, उग्रसेन, महापद्मानंद की, उग्रसेन। इसको महाबोधि वंश में दिया गया था। ये जैसे पुराणों में है ना, ये महाबोधि वंश में पूछा जाए इसको क्या कहा गया था? महाबोधि वंश में इसको उग्रसेन कहा गया था। बाकी जो है पुराणों में इसको क्षत्रियों का नाश करने वाला या परशुराम का अवतार भार्गव कहा गया था। उसके बाद ये आपके बिंबिसार, ये हर्यक वंश का संस्थापक है, ये इसका बेटा है। ये शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक है। और फिर ये आपका नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित हमें बताना है। मिनहाज उज सिराज, ये भी सही सुमेलित है। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी तारिक ए फिरोज है, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो फुतु उस सलातिन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बुक तो इसामी की है, इसामी के बारे में कही गई है। बदाइन मुंतखब उत तवारिक, ये भी सही है। तो जिस ऑप्शन में सी नहीं है आप उसके साथ जाओगे, तो सी ऑप्शन किसके साथ नहीं जा रहा है? तो भाई आपका 1 के साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि फुतुस सलातिन जो है वो इसामी की बुक है, ठीक है, इसामी की बुक है। और फुतु वर्ड जो है ये अमीर खुसरो की पुस्तक में आता है, पर वो खजाइन उल फुतु है। खजाइन उस फुतु या खजाइन उल फुतु है, वो सलातिन, अगर फुतु वर्ड आगे आ रहा फुतु उस सलातिन, तो ये इसामी की है। और जो इसामी है, मिनहाज सिराज है, हम पढ़ते हैं इनके बारे में। मिनहाज सिराज तो रजिया सुल्तान के बारे में अच्छे ही पॉइंट बोलता है, अच्छी बातें बोलता है। इसामी हमेशा नेगेटिव ही पॉइंट बोलता है उसके बारे में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो बुक्स है
अमीर खुसरो की तो बहुत सारी बुकें हैं, नूह सिपेयर, आसिका, तुगलकनामा, ये सारी बुक है आपकी अमीर खुसरो की। इसका जन्म यूपी में इटावा में हुआ था और इसने 8 सुल्तानों का काल देखा है। निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य रहा था। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होते ही इसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे पॉइंट अमीर खुसरो के बारे में है और पूछा भी जा सकता है इनके बारे में। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। ये भाई अभी जो आपका मीर खुसरो है या कोई भी जैसे इब्न बतूता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक बार जो ये विदेशी यात्री होते हैं इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। कौन सा युगम सुमेलित है, बताना है। अशोक का निग्रोध से संबंध है, बिल्कुल है। अशोक की जो लाइफ में है बौद्ध धर्म का प्रभाव में निग्रोध रहेगा, और एक दूसरा रहेगा आपका क्या बोलते हैं मोगलीपुत्र तीस, और तीसरा रहेगा उपगुप्त। तीनों का प्रभाव इस पर था, किसका, निग्रोध, मोगलीपुत्र तीस और उपगुप्त, तीनों का प्रभाव था अशोक पर। मिनांडर और नागसेन ये हम पढ़ते हैं भाई, जो मिनांडर शासक था ये विदेशी शासक रहेगा। इंडो ग्रीक इंडो यवन शासक जब हम पढ़ते हैं तब ये आते हैं भारत में, इसमें मिनांडर भी था। और मिनांडर का और नागसेन के बीच वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, तर्क वितर्क होता है। नागसेन कौन था, ये बौद्ध भिक्षु था। ये इसको कहता है भाई तू क्या ले ले, बौद्ध धर्म ले ले। कह रहा क्यों ले लूं भाई, ऐसा क्या है बौद्ध धर्म में। इसने कहा मैं बताता हूँ तेरे को ज्ञान की बातें। तो फिर ये इसको जो भी चीजें बताएगा इससे सेटिस्फाइड हो जाता है। दोनों की बातचीत जो हुई थी वो एक पुस्तक में है जिसको बोलते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में इन दोनों की बातें हैं, ठीक है, ये वाली बातें। और ये मिलिंद पन्हो में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो धनानंद का और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था उसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती, वो भी मिलिंद पन्हो में ही मिलती है। कनिष्क का महाकश्यप से कोई रोल नहीं है। महाकश्यप का जो संबंध है प्रथम बौद्ध संगति से है और जो अजातशत्रु के काल में हुई थी, और इसका जो संबंध है कनिष्क का इससे नहीं है। उसके बाद हर्ष का हेनसांग से संबंध है, ये बिल्कुल सही है। और आपका नहीं वाला ऑप्शन जाएगा इसमें, तो नहीं ए बी डी जा रहा है, ए बी डी ऑप्शन नंबर आपका जी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लद्दाख, हिस्ट्री का है, बस हिस्ट्री आई है, हिस्ट्री हिस्ट्री का स्वागत है। निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनी कुरान अवस्थित है। भाई यहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे जूनी कुरान, और कहाँ पे है, धोलावीरा में। और धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में। देखो आपसे सीधा क्वेश्चन कहाँ जाके पूछा, जूनी कुरान का यहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, वो हम पढ़े हैं धोलावीरा में। और धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये आपका जूनी कुरान कहाँ जाएगा, आपके गुजरात में जाएगा। देखो हम पढ़ते हैं ना धोलावीरा में जैसे 3 साइटें हैं, बाकी तो सब में 2-2 है, धोलावीरा में क्या है, 3 साइटें मिलती हैं। एक आपका ये वाला दुर्ग होता है, एक आपका ये वाला दुर्ग होता है, बीच में यहाँ पे धोलावीरा में एक और दुर्ग मिलता है, और यहाँ पे बीच में जो एरिया है जूनी कुरान, वहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ पे है भाई, ये गुजरात में है, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं ना गुजरात वाली साइड जो है, ये खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ का रण है। कच्छ के रण में जो है क्या क्या मिलेंगे, धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोतड़ा, ठीक है। लोथल जो रहेगा वो खंबात में रहेगा, लोथल है, कुंतासी है, भगता राव है, ये कहाँ पे मिलेगा, खंबात में मिलेगा। जो कच्छ वाले रण में है ये आपका धोलावीरा। पूछ लेते हैं अभी ये कच्छ के रण में है कि खंबात के रण में है। गुजरात में है तो सारे, पर गुजरात में भी अलग अलग जगह पूछ लेते हैं, तो वो चीज आपको याद रखनी है। जो आपका राइट है वो आपका गुजरात जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने आपको क्वेश्चन इनके। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है, देवगढ़ का दस अवतार मंदिर है। ये इजी है, एक ही चीज आपको, एक या दो ही याद आ जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या है, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। देवगढ़ का चलो जाओ आप, देवगढ़ का सभी को पता है भाई, गुप्त काल का है ये, देवगढ़ का गुप्त काल का है ये। और इसमें जो रहेगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब आप ये भी देख सकते हो, अगर ये एक ही ऑप्शन मिल रहा है सेकंड का 1, तो आप जा सकते हो। देखो सेकंड का 1 ये कहीं भी नहीं है, नहीं 2 में है भाई, फिर 2 आपको कट करने पड़ेंगे। तो आपको ये वाला कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको कम कर लेते समझने के लिए। देखो ये आपको कट करना पड़ेगा और ये भी आपको कट करना पड़ेगा, इन दोनों के साथ आप चले जाओ,
ठीक है, एक मिल गया। उसके बाद आपको पता है कि एलोरा राष्ट्रकूट कितनी बार पढ़ते हैं। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट वंश में सी का सेकंड जहां भी मिलेगा, सी का जो सेकंड है, अरे भाई एक मिनट, इसमें हाँ सी का सेकंड जो है वो यहाँ पे है, तो आप राइट आंसर जाओगे। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। तंजौर का वृद्धेश्वर जो मंदिर है वो चोल शासक का है, देवगढ़ का है वो गुप्त का है, खुजराहो का है वो चंदेल, खुजराहो जहां भी आता सीधा आप चंदेल के पास चले जाना। एलोवेरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट का है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में। तंजौर का बृहदेश्वर जो मंदिर है, तंजौर का नहीं, जो चोल शासकों ने बनवाया था, जब चोल शासक के देखो 2 मंदिर आ चुके हैं, और एक विजयालय चोल का भी हमने पढ़ा था, एक ये आ गया। चोल शासक के मंदिर हैं तो उनको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद मतलब चोल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। नेक्स्ट है खुजराहो का पूछे तो चंदेल है, एलोरा का पूछे तो राष्ट्रकूट है, और देव जो है आपका 10 अवतार का देवगढ़ वाला मंदिर है, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा आपके गुप्त काल में। तो एक एक दो दो क्वेश्चन से भी आपका क्वेश्चन मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, हमारा क्वेश्चन नंबर, तो देखो ये ना मंदिर है चाहे साउथ वाले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ना आप याद रखना। हाँ, 118 निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो भाई वो की थी आपके मिहिर भोज ने, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रतिहार शासक है, ठीक है, जिजाज भुगती वाले जो आपके बुंदेलखंड के शासक है, और चौहान है, ये गुजरात वाले शासक है, ये सब आपको पढ़ने एंशियंट के खत्म होने के बाद और मध्यकाल के शुरू होने के बाद जो आपको राजपूत वंश है वहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, तो वो एक बार रीड करके आप चले जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, भाई एक आधा क्वेश्चन बीच में छूट जाता है तो मतलब आप उसको देख लेना, ऐसा नहीं है कि एक आधा एक कोई एक क्वेश्चन जल्दबाजी में तो नहीं, पर बीच में छूट भी सकता है, वैसे तो हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत पूछा है? भाई गलत है, मिलान करना। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो और 1857 की क्रांति में आपने क्या ही देखा है, क्या याद रखना है आपको, एक तो जहां भी क्रांति होती है एक तो डेट उनकी याद रखनी है, स्टार्टिंग वाली 5-6 की डेट याद रखनी है। उसके बाद उस क्रांति में वहां का नेता कौन रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से नेता से ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो नेता जो रहेगा कानपुर का नाना साहब, ये राइट है, कानपुर में नाना जी ही थे, ठीक है, कानपुर के नाना है उसके, ऐसा करके याद कर लेना। और उसके साथ तात्या टोपे भी थे, ठीक है, तात्या टोपे भी इसके साथ रहेंगे, तो ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, तात्या टोपे। लखनऊ में हजरत, ठीक है, हजरत महल जो है, बेगम हजरत महल इसका पूरा नाम है, और बिरजिस कादिर जो इसका बेटा था उसके संरक्षण में ये क्या करती है, उसके संरक्षण में जो ये करेगी आंदोलन करेगी, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद जो है मौलवी अहमद उल्ला का, बिल्कुल राइट है, मौलवी अहमद उल्ला जो है ये काफी शक्तिशाली मतलब काफी क्रांतिकारी था, इसके ऊपर 50,000 का भी इनाम रखा गया था, तो फैजाबाद में बिल्कुल ठीक है। बरेली बेगम जीनत महल, नहीं भाई, बरेली में जीनत महल तो ये उसकी बहादुर शाह की पत्नी थी, बरेली में क्या करने जाएगी, तो दिल्ली में थी, तो ये गलत है। और बरेली में जो आएगा वो आएगा बख्त खान, जिसको बोलते हैं खान बहादुर खान, तो बरेली में आपको बख्त खान के साथ जाना है, बख्त खान, या फिर इसका पूरा नाम है खान बहादुर खान, तो ये आपका असंगत है, असंगत बोले तो गलत है। उसके बाद ये किस शब्द, किस शब्द में, भाई अभी आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया। निम्न में से किसने, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है और पुनर्जागरण से आ गया है, निम्न में से किसने अंतिम निर्णय नामक चित्र बनाया है? अंतिम, अंतिम निर्णय, ठीक है, ये ना 2 चित्र है, एक तो लास्ट जजमेंट है और एक लास्ट सफर है। तो अभी भी मैं अगर रुकी हूं तो सिर्फ ये पढ़ने के लिए कि ये क्या पूछा गया, अंतिम निर्णय, ये है लास्ट जजमेंट, ठीक है, और एक आएगा लास्ट सफर, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लास्ट निर्णय लास्ट जजमेंट वाला है वो था माइकल एंजेलो का, ठीक है,
माइकल एंजेलो का है ये लास्ट जजमेंट, इस चित्र बनाया था इसने। और लियोनार्डो दी विंची का जो रहेगा वो रहेगा लास्ट सफर। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लास्ट जजमेंट आ गया। अब आपको लास्ट सफर याद रखना है या लास्ट सपर याद रखना है, ये लियोनार्डो दा विंची का है, ठीक है। राफेल ने जो बनाया था वो मैडोना का चित्र बनाया था। मैडोना कौन? जीसस क्राइस्ट की माँ का चित्र बनाया था, वो राफेल के द्वारा बनाया गया था। और एंजेलो ने, ये भाई इंपॉर्टेंट है, लियोनार्डो दा विंची का मोस्ट फेमस चित्र है, क्या नाम है, मोनालिसा, ठीक है। ये मोनालिसा भी इसका आ सकता है और लास्ट सफर भी इसका आ सकता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सारे ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। और चित्रकला के जन्मदाता बोले तो जिएटो है, जिएटो, जो इसके बोले आपको कि भाई चित्रकला के जो जन्मदाता थे वो थे जिएटो। बाकी फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा ही है लियोनार्डो दा विंची का, इसके चित्रकार की तो बात ही नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अंतिम भोज इसी का ही है, और जो मोनालिसा है वो भी इसी का ही है, ठीक है। वर्जिन ऑफ रॉक्स भी इसकी सुंदर पहाड़ी थी ना एक, वर्जिन ऑफ रॉक्स, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो मोनालिसा, ये एनसीईआरटी में आपके अच्छे से दे रखा है, पुनर्जागरण, वहाँ पे इन सबके चित्र वित्र दे रखे हैं, तो आप ध्यान से वहाँ पे पढ़ लीजिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और इनके जो पुस्तक वगैरह भी आती हैं जिसमें दांते वगैरह के बारे में, पेट्रार्क है, इन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट बुक है वो आती है, तो ये भी आप पढ़ लेना थोड़ा सा। हम्म, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो पुनर्जागरण है इससे रिलेटेड आपको इसके चित्रकार हैं, थोड़े बहुत आपकी जो इतिहासकार है इनसे रिलेटेड पुस्तक है, पुनर्जागरण में किसका रोल रहा है वो भी थोड़ा पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा पुनर्जागरण के बारे में आप जरूर पढ़ लेना। कोई क्वेश्चन गया तो नहीं ना? हाँ, ये भी हिस्ट्री में ही बनता है क्वेश्चन। और जैसे आपका 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापक तो मोतीलाल नेहरू, असहयोग आंदोलन के बाद जो स्वराज पार्टी बनती है जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे बस एक या दो क्वेश्चन और मिलेगा, और हिस्ट्री के आपके जो क्वेश्चन है ये आपका 12th की एनसीईआरटी यायावर, 11th की एनसीईआरटी यायावर साम्राज्य चंगेज खान निमन में से किस मंगोल वंश के से संबंधित थे? तो बोर्जिगिद। देखो भाई आपका जो एसएसटी के पेपर में भी 11 12 के एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। तो बोर्जिगिद जो है ये क्या था, चंगेज खान के निमन में से कौन मंगोल वंश से संबंधित है? तो ये भाई वैसे तो हम मंगोल वंश है, पर इनके जो अलग अलग कबीले ही थे, अलग अलग वंश थे, तो ये बोर्जिगिद से संबंधित है, ठीक है। ये तो इनका तो कोई नाम है ही नहीं, बोर्जिगिद, ये साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। उसके बाद नेक्स्ट है 137, 39, 39। निम्नलिखित में से सही कालक्रम को सुमेलित कीजिए, आपको मिलाना है कि भी सही कालक्रम आपका कौन सा है, तो देख लीजिए। एक तो आपका पोर्टो नोवा का युद्ध, एक आपका प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको भी पता है कि जो आपकी प्लासी की लड़ाई है 1757 में हुई थी, जो आपका बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जो आपकी लड़ाई है वांडीवास की 1760 में हुई थी, पोर्टोनोवा का युद्ध है आपका 1781 में हुआ था। तो भाई आप उसी के साथ जा सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। प्लासी की जो लड़ाई है 1757 में हुई थी, तो बी ऑप्शन, उसके बाद आपका जाएगा सी ऑप्शन, उसके बाद डी, और उसके बाद ए। पोर्टोनोवा का जो युद्ध है ये जो मैसूर का द्वितीय युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच और हैदर अली के बीच, और उन युद्धों के बीच में ही छोटे छोटे युद्ध भी होते रहते हैं। जैसे द्वितीय आंगल युद्ध की बजाय उसको पोर्टोनोवा का युद्ध बोला गया, बीच बीच में जो और भी युद्ध होते रहते हैं उनके, ठीक है। तो ये आयरकुट के साथ हुआ था और हैदर अली के साथ हुआ था, जिसको पोर्टोनोवा का युद्ध बोला जाता है, 1781 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये विजयनगर
टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा वह पर्व हम्पी में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है? तो विजयनगर से क्वेश्चन तीनों पेपर में आ रहा है। तो हम्पी से जो महत्वपूर्ण माना गया है पर्व, मतलब कौन सा त्योहार मनाते थे, तो वो महानवमी, हम्पी, ठीक है, साउथ साइड महानवमी, दुर्गा माता। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, बस भाई हो गया कंप्लीट आपका, इसमें आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। 149 150 खत्म। हिस्ट्री के बस यही क्वेश्चन थे। आपको कई बार क्वेश्चन 15 से 16 आ जाते हैं, कई बार 12 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 17, मतलब 17 तो नहीं लगा के चले, 15-16 की रेंज में ही आपके क्वेश्चन रहते हैं। 14 भी आ सकते हैं और कभी कभी का ज़्यादा आ सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा है तो अभी मैंने इन तीनों पेपरों में तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन मिले हैं, दो ही क्वेश्चन मिले हैं। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यही है, आपके मेडाइवल से, आपकी एंशिएंट से, आपके मॉडर्न से है, ठीक है। तो आपको जितना भी पढ़ाया गया उसी में से ही पढ़ो अच्छे से, और आप अपनी प्रैक्टिस करो, बस इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा डीप कुछ भी नहीं आया था, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आज के लिए हमने आपको तीनों पेपर करा दिए, आप इनको ध्यान से पढ़ना। ओके, बाय बाय।